Hello students, in last class we were studying about the uh, respiratory mechanism of the respiratory system. Now we are going to continue our next topic, respiratory volumes and capacities. ठीक है, सबसे पहले TD, टाइडल वॉल्यूम, TV. ठीक है, ये ऐसी वॉल्यूम है जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. ये वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो एयर हम इंस्पायर करते हैं, मतलब कि अंदर की साइड इनहेल करते हैं, और एक्सपायर करते हैं मतलब कि जो एक्सहेल करते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, वो वॉल्यूम होती है टाइडल वॉल्यूम. अप्रॉक्सीमेटली 500 ml जो होती है एक हेल्दी पर्सन की पर मिनट पर, सॉरी 500 ml जो है अप्रॉक्स होती है, मतलब कि एक हेल्दी मैन जो है इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 8,000 ml इन ml ऑफ एयर पर मिनट, मतलब कि एक मिनट के अंदर 6,000 से 8,000 ml एयर जो है हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे होते हैं. एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. IRV जो है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर. कौन सी एडिशनल वॉल्यूम है? जो हम इंस्पायर कर रहे हैं. ठीक है ना, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, मतलब कि फोर्सिबली हम ज़्यादा अगर इंस्पायर कर रहे हैं फोर्सिबली, तो उसका एवरेज वॉल्यूम जो होता है, मतलब कि IRV जो एवरेज होता है वो होता है 2500 ml to 3000 ml. ठीक है, फिर एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि हम एडिशनल कितना वॉल्यूम हम जो है एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब कि कितना एक्सेल कर सकते हैं एडिशनली, वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है ना, फोर्सिबल एक्सपिरेशन जो होता है उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो होती है 1000 से 1100 ml. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. मतलब कि फोर्सिबली एक्सपायर करने के बाद, मतलब कि फोर्सिबली जितनी भी एयर है उसको एक्सेल करने के बाद जो एयर बचती है हमारी बॉडी में, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी बॉडी में बचती है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, इसकी जो एवरेज रेंज है वो है 1100 ml से 1200 ml तक. By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in a clinical diagnosis. मतलब कि अभी जो हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ी उनसे हम एक पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को भी क्लिनिकल डायग्नोसिस में जो है यूज़ किया जाता है. इसके बाद है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. एक नॉर्मली एक्सपिरेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब कि नॉर्मल एक्सलेशन जो हो रहा है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, उसमें से उसके बाद अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब कि पूरी तरीके से नॉर्मली एक्सपिरेशन करने के बाद जो इंस्पायर कर रहा है वॉल्यूम, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब कि ये क्या इंक्लूड करती है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है TV होती है, और IRV मतलब कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो ऑब्टेन होती है. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, मतलब कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब कि एक्सेल कर सकते हैं, वो वॉल्यूम होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. तो जो उसमें जो कैलकुलेशन है वो होता है TV, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम इज प्लस ERV, IRV फॉर द इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम एंड ERV फॉर द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग्स में रह गया है वो होता है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ERV प्लस RV. ठीक है, फिर होता है वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. मतलब कि फोर्स्ड एक्सलेशन के बाद जो नॉर्मल वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगी, ठीक है ना, ब्रीथिंग के लिए, वो होती है वाइटल कैपेसिटी.
उसमें ERV प्लस TV प्लस IRV, ठीक है, ये इंक्लूड होता है। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, इतनी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of the forced inspiration, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद भी जो टोटल वॉल्यूम एयर एकम्बेटेड हुई है लंग्स में वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें RV, ERV, TV और IRV या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इतनी चीज़ें जो है इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस आई विल एक्सप्लेन यू बाय डिफरेंट फॉर्मेट, पॉइंट बाय पॉइंट, जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दो साइड से होता है मेनली बॉडी में। एक तो होता है एल्वियोली टू ब्लड, दूसरा होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में। एल्वियोली से ब्लड के बीच में एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। नॉर्मल जो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो है बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। किसकी वजह से होती है? प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, इन सब चीज़ों की वजह से है जो गैसेस जो है एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर, जिसको हम CO2 एंड PO2 के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इज अ मिक्सचर, जो भी प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस के थ्रू कंट्रीब्यूट होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p CO2 एंड PO2, ठीक है। अब partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different part involved in diffusion varies from one part to another, moves from higher partial pressure to lower partial pressure। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, हायर मॉलिकुलर मूवमेंट जो होता है हायर से लोअर की साइड होता है। तो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अलग अलग पार्ट में, उसमें डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव होने के लिए। और उसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की साइड। फिर जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की वो 20 टू 25 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से। इसलिए जो CO2 होती है ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है मेम्ब्रेन्स के थ्रू, और O2 जो है थोड़ा स्लो डिफ्यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी रेट जो CO2 का है वो 20 टू 25 टाइम्स मोर है, more solubility है as compared to that of oxygen. That's why the CO2 diffuses much faster through the membrane. फिर जो diffused membrane होती है, diffusion membrane is a 3-layered thing that is alveolar squamous epithelium. 3 layers होती हैं वहाँ पर। एक होती है squamous epithelium, सेकेंड होती है एंडोथीलियम ऑफ alveolar capillaries, और लास्ट होती है बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एल्वियुलर कैविटी दी हुई है, ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये 1 सेल थिक वॉल है, ठीक है, 1 सेल थिक वॉल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। देखो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलस और बॉडी टिश्यूज में, ठीक है ना, विद द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें यहाँ पर इंस्पायर्ड हो रही है एयर, यहाँ से एक्सपायर्ड हो रही है, ठीक है। ये हमारा एल्वियोलस वाला जो है वो दिया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम है ये, ठीक है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं। जो CO2 है वो ब्लू से रिप्रेजेंट की गई है और O2 जो है वो रेड से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। ये हमारा हार्ट वाला पोर्शन है, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। दिस you had already studied in your 10th standard too, so I think you will get that easily, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड जो है
एक मीडियम है जो कि ऑक्सीजन और CO2 को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। About 97% of the O2 is transported by RBCs in the blood. 97% ऑफ O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, वो RBCs के थ्रू ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। रिमेनिंग 3% O2 जो है वो डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और 20 से 25% ऑफ CO2 जो है वो RBCs के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी सेल्स में, जबकि 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू कैरिड आउट होती है। 7% जो CO2 होती है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू कैरिड आउट होती है। ये जो है एक दिया हुआ है कि कितने परसेंट O2 किस तरीके से जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है और कितने परसेंट CO2 जो है किस तरीके से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, अभी जो हमने देखा वो था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि दोनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हेमोग्लोबिन जो होता है आरबीसीज के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ईच हेमोग्लोबिन कंबाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड होता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ O2 इज रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है वो किससे रिलेटेड होती है, पार्शियल प्रेशर से। कौन से पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन और CO2 के पार्शियल प्रेशर से। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इन सब से जो है वो रिलेटेड होती है। परसेंटेज सेचुरेशन जो होता है हेमोग्लोबिन का और पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का, वो सिग्मोइड कर्व बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एल्वियोली के अंदर जो पार्शियल ऑक्सीजन होती है, पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर होता है, वो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से लेस होता है। ठीक है, इसलिए लेस H+ आयंस जो है वो कंसनट्रेट होते हैं लोअर टेम्परेचर पर। ठीक है ना, और बाइंडिंग किसकी होती है ऑक्सीजन के साथ, सॉरी हेमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन की हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है एल्वियोली के अंदर वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। वेयर अपोजिट कंडीशंस इन टिश्यू फेवर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये जो बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया हो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो सेम। ठीक है, हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन जो कि हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं रिवर्सिबल मैनर में, वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैसे बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे एल्वियोलर टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो किसके साथ, हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। इस तरीके से जो है ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन। ठीक है, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है पूरी बॉडी में हेमोग्लोबिन में मिक्स होकर। ठीक है, अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी हम पॉइंट से समझ लेते हैं, डेट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड यू। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन एज कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होती थी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर हो रही है, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। इन टिश्यूज partial carbon dioxide is high and partial oxygen is less in favor of binding to carbon dioxide with the hemoglobin। अब देखो एल्वियोली में क्या हो रहा था, देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्वियोली के अंदर पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर जो था वो ज़्यादा था और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लेस था, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड हो रहा था, ऑक्सीजन बाइंड हो रही थी, है ना। ठीक है, और क्या बना रही थी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रही थी। लेकिन टिश्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है, जो CO2 का जो प्रेशर है, ठीक है, वो हाई है और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो लो है। ठीक है, पार्शियल की बात हो रही है, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके साथ बाइंड हो रहा है, हेमोग्लोबिन। यहाँ पर टिश्यूज़ में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो किसके साथ बाइंड हो रहा है,
पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड के साइड बाइंड हो रहा है, ठीक है ना। अपोजिट कंडीशन हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन इन एल्वियोली। कार्बो अमीनो ये अपोजिट कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, यहाँ पे नाम दिया हो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि कार्बोनेट आयंस के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट हो पाती है, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।